लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व सपा विधायक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। बलरामपुर पुलिस की रिपोर्ट पर आरिफ अनवर पर कार्रवाई। ईडी की टीम जल्द ही जाएगी बलरामपुर और आरिफ की संपत्ति को किया जाएगा जब्त। पुलिस ने ईडी को सौंपा था काली कमाई से संपत्ति का ब्यौरा। आरिफ की 115 करोड़ की संपत्तियों के बारे में दी थी जानकारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने ईडी को काली कमाई का जो रिकॉर्ड है वो सौंपा था और आरिफ की 115 करोड़ की संपत्तियों के बारे में भी जानकारी दी थी। और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जी यूपी हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ ये मामला है और अभी क्या कार्रवाई होने जा रही है इस मामले में? विशाल, देखिए, ये मामला तो बहुत बड़ा है, बलरामपुर का मामला है और एक समाजसेवी ने एक PIL दाखिल की थी, जिसके आधार पर ये पुलिस ने इसमें पूरी रिपोर्ट बना के तैयार की थी। 115 करोड़ का मामला है। एक विधायक और विधानसभा के पहले एक साधारण नेता जो 115 करोड़ की संपत्ति का मालिक है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, सोर्स ऑफ इनकम क्या रहा, उनकी सैलरी और उनके फंड को भी जोड़ दिया जाए तो इतना ज्यादा पैसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं से काली कमाई है ये, और अब इस पे ईडी की भी जो है कार्रवाई होनी तय है। लेकिन फिलहाल जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है, अब इस पे जांच बैठेगी और ईडी भी बहुत जल्दी ही बलरामपुर में डेरा डालेगी और इनके जो भी काले कारनामे हैं, जो काले की चिट्ठे हैं, उनको खंगालेगी और जो भी सामने निकल कर आएगा वो निश्चित रूप से चौंकाने वाला होगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक आम आदमी से फिर एक कार्यकर्ता होकर फिर एक विधायक होना और फिर उसके बाद इतना ज्यादा अपूत संपत्ति रखना अपने आप में बहुत सारी बातों की तरफ इंगित करता है। तो जांच अभी शुरू हुई है, निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई होनी तय है। अभी तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? क्योंकि पुलिस ने भी अपनी जो जांच रिपोर्ट थी वो ईडी के सामने पेश की थी। क्योंकि ये पूरा मामला जो है मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला उसको ईडी देखती है। पुलिस सिर्फ इसमें अपनी जांच रिपोर्ट लगा सकती है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो पुलिस ने सिर्फ जांच रिपोर्ट लगाया है, कई पन्नों का जो जांच रिपोर्ट है वो उन्होंने जो है राज्य सरकार को सौंपा है। राज्य सरकार ने ईडी को जो है इस मामले में जानकारी दी है। अभी ईडी इस पर क्या एक्शन करती है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर सहारनपुर से है, जहां नुक्कुड़ विधानसभा के कस्बा सरसावा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बीजेपी पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। अभिनंदन कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए मतदाताओं का अभिनंदन किया, साथ ही हार की समीक्षा करते हुए चुनाव में रही खामियों को सुधार करने का आह्वान भी किया। वहीं पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी ने कहा है कि हार और जीत भाग्य का खेल है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट देकर चुनाव में उनका भरपूर साथ दिया है। चुनाव के बाद आज हमारी पहली बैठक थी। मतदाताओं का अभिनंदन कार्यक्रम पार्टी के द्वारा दिया गया है और सभी साथियों के साथ हमारी बैठक भी नहीं हो पाई थी चुनाव के बाद। उसी के निमित्त हमारी नकुड़ विधानसभा, कैराना लोकसभा की नकुड़ विधानसभा के सभी सम्मानित साथियों को बुला करके आज ये बैठक करने का काम किया गया। पार्टी के भविष्य को कोई खतरा नहीं है। पार्टी निर्बाध रूप से अपने कामों को अंजाम देने का काम करती चली आ रही है। चुनाव होता है, कहीं परिणाम अच्छे आ जाते हैं, कभी कभी खराब आ जाते हैं, लेकिन हमारी लोकसभा का परिणाम अच्छा नहीं आया है। उसके लिए हमें सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि नए सिरे से लगिएगा और पार्टी को मजबूत करने का काम करिएगा। जो कमियां हैं उनको खंगालने का काम किया जाएगा। नाथ आम फेस्टिवल में पहुंचे हुए हैं और 700 तरह की प्रजातियां भी देखी गई हैं। कई तरह के आम यहां पर रखे हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। लखनऊ में ये कार्यक्रम किया गया है, जहां पर और भी लोगों से बातचीत करते हुए योगी आदित्यनाथ नज़र आ रहे हैं, आम के बारे में जान रहे हैं। कई तरह के ये आम हैं, अलग अलग वैरायटी के।
और कई प्रजातियों के आम की ये प्रदर्शनी लगी हुई है, जहां पर 800 से ज़्यादा आम की प्रजातियों का प्रदर्शन किया गया है। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का ये शुभारंभ किया गया है, जहां पर सीएम योगी ने प्रदर्शनी में पहुंचे हैं और साथ ही जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनसे जानकारी भी ले रहे हैं आम के बारे में। और 800 से ज़्यादा प्रजातियों के आम की प्रदर्शनी इस दौरान लगाई गई है। और ऐसे में 14 जुलाई तक ये आम महोत्सव चलेगा। आज से इसकी शुरुआत भी हो गई है। लखनऊ में महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, साथ ही जानकारी भी ले रहे हैं कि किस किस वैरायटी के ये आम हैं और क्या क्या खासियत है। सभी आमों के बारे में खुद जाकर के जानकारी ले रहे हैं। तो आपको बता दें कि 800 से ज़्यादा प्रजातियों के ये आम यहाँ पर मौजूद हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में पहुँचे थे, जहाँ पर ये प्रदर्शनी लगाई गई है आम की और आम फेस्टिवल मनाया जा रहा है। लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे हुए हैं। साथ ही आयोजकों से भी बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और साथ ही जिन्होंने ये फेस्टिवल का आयोजन कराया है या फिर कह सकते हैं जो इन आम के व्यापारी हैं उनसे भी बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। खासियत जान रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आज से 14 जुलाई तक ये अभियान चलेगा, ये प्रदर्शनी लगी रहेगी और ऐसे में यहाँ पर लोग आकर देख सकेंगे कि किस इस तरह के आम मार्केट में उपलब्ध हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि 800 से ज़्यादा अलग अलग किस्म के आम यहाँ पर मौजूद हैं और सभी आमों की अपनी एक अलग खासियत भी है। तो आज लखनऊ में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पर इस महोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ पहुँचे कार्यक्रम में और खुद वहाँ पर जाकर एक एक आम के बारे में जानकारी भी ली और ये भी पूछा कि किस तरह के ये आम हैं, क्या उनकी खासियत है। साथ ही जो आम के विक्रेता हैं या फिर कह सकते हैं आयोजक हैं, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस किस तरह के ये आम हैं, इनकी क्या खासियत है। क्योंकि 800 से ज़्यादा प्रजाति के ये आम हैं और इतनी बड़ी संख्या में शायद ही ये पहली बार इस तरह का आयोजन हो, जहाँ पर 800 किस्म के आम उपलब्ध हैं इस आम प्रदर्शनी में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे। उनके साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं और साथ ही जो आयोजक हैं वो भी जानकारी देते हुए नज़र आ रहे हैं। कई प्रजातियों के आम हैं, जहाँ पर आज लखनऊ में ये अलग अलग आम की प्रजातियों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है। जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है और ऐसे में आम के बारे में जानकारी लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। छोटे से लेकर बड़े तक आम इस प्रदर्शनी में मौजूद हैं और आज से 14 जुलाई तक ये आम महोत्सव जारी रहेगा।
भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सड़क पर नमाज और कावड़ यात्रा पर एक बयान दिया था, जिस पर काफ़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जिस पर ओम कुमार ने कहा था कि जिनके नमाज को लेकर तकलीफ हो रही है वो अपने घर में नमाज पढ़वा लें। ओम कुमार की उसी बात को जवाब देते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि कोई अगर मेरे घर में इबादत करता है तो मेरे लिए इससे बड़ी और क्या ही बात होगी। मैंने तो यहाँ के 6 देखिए, ये विद्युत विभाग की लापरवाही है, क्योंकि जहाँ आज घटना घटी है 6 महीने पहले भी वहाँ घटना घटी थी। वो तो अच्छा समय अच्छा था कि तत्काल जो है बिजली चली गई, वो बच्ची बच गई। 11,000 की लाइन 1 फीट 1.5 फीट के ऊपर से आप मकानों के ऊपर से निकली हुई है। उन्होंने कई बार जो है तहसील दिवस पे भी जो है एप्लीकेशन दे दी कि भाई ये उसको बदलाव होना चाहिए, लेकिन क्योंकि गरीबों की जान की कीमत बहुत कुछ है नहीं और अब तो अधिकारी कर्मचारी भी उनकी जान की कीमत नहीं समझते, इसलिए लापरवाही होती रही। आज उसका खामियाजा एक 12 साल की बच्ची को, जो परिवार की अकेली बेटी थी, उसको अपनी जान दे के चुकाना पड़ा। मैं यहाँ आया हूँ, मैंने उसकी हालात देखी, वो तो पूरी जल गई है और वो अब तक दुनिया में भी नहीं रही। अभी उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। मैंने यहाँ के अधिकारियों से बात की है, जो भी उचित मुआवजा जो है इस तरह की घटना में जो बैठता है वो मुआवजा उसके परिवार को मिले, और जिन अधिकारियों की लापरवाही से ये हुआ है उन पर FIR दर्ज हो, उसके लिए हमने बातचीत कर ली है। और मेरा प्रयास रहेगा कि वो लाइन भी वहाँ से ख़त्म हो जाए बिल्कुल, और उसके साथ साथ जहाँ भी ज़िले भर में इस तरह की लाइन है जिनसे, क्योंकि अब बारिश का समय आ गया, मानसून का समय है, तो बारिश पड़ेगी तो दूर से भी जो है बिजली लाइन जो है वो खींचने का प्रयास करेगी और फिसलन भी हो जाती है। तो मेरा प्रयास रहेगा जहाँ भी जिले में इस तरह की लाइन है, विद्युत विभाग के अधिकारियों जल्दी जो है मैं एक मीटिंग करूँगा और सभी को बुला के सभी को से वार्ता करके उनको निर्देशित किया जाएगा कि उन पर जानकारी हासिल कार्रवाई करें। लोगों की जान जरूरी है। कानपुर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। CAS के कैलाश भवन में आयोजित किया गया ये प्रोग्राम, और आपको बता दें कि नेशनल मीडिया क्लब के तत्वाधान में यह मैंगो पार्टी पिछले 17 सालों से आयोजित हो रही है। इस दौरान कई कानपुर नगर के सांसद रमेश अवस्थी समेत कई विधायक और शासकीय और प्रशासकीय समेत 8,000 से अधिक लोगों ने पार्टी में शिरकत की। मैंगो पार्टी में आम की तमाम किस्मों की विशाल प्रदर्शनी लगाई गई और आम उत्पादक किसानों का सम्मान भी किया गया। देखिए, इसका उद्देश्य है लोगों को जोड़ना आपस में, आम के द्वारा लोगों को, आम आदमी को जोड़ना इसका उद्देश्य है। भाईचारा, एक दूसरे में भाईचारा बना रहे, कानपुर की गंगा जमुनी संस्कृति और आगे बढ़े, विद्वेष कम हो। अब और साथ में जो आम उत्पादक किसान हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो आम उत्पादक किसान हैं वो भी सम्मानित होते हैं हमारे कार्यक्रम में, उनको भी उत्साहित होते हैं और वो आम उत्पादन को और बढ़ावा देते हैं। बड़ी मेहनत से वो आम का उत्पादन करते हैं, तो हमारे कार्यक्रम में उनको भी सम्मान मिलता है। साथ में लोग जो कानपुर के हों चाहे कहीं भी पूरे देश में, लोग जानते नहीं कि आम की कितनी वैरायटी होती है। आम फलों का राजा है और फलों के राजा के बारे में तो जानना चाहिए ना कि वो कितने प्रकार के फल होते हैं। तो आप समझ लो यहाँ सैकड़ों प्रकार की प्रजातियाँ लगाई गई। कानपुर के लोग बड़ा उत्साह के साथ आते हैं। और आज तो आप मैं बता रहा हूँ, जो कानपुर में जब हम लोग का कार्यक्रम होता था तो 3 से 4 हज़ार लोग आते हैं। आज कब से 10 हज़ार आदमी यहाँ इकट्ठा है। पूरा सब लोग उत्साहित हैं, पूरी तरीके से ये पार्टी का आनंद ले रहे हैं और इसमें पक्ष और विपक्ष के सब लोगों को हम बुलाते हैं। आम जिसे हम फलों का राजा कहते हैं, और आम ही ऐसा एक फल है जो सिर्फ सबको जोड़ने का काम करता है। आज आप जानते हैं हमारे पिता आदरणीय रमेश अवस्थी जी कानपुर से सांसद बन गए हैं इस आम की मिठास के साथ, और कहीं ना कहीं ये आम का जो प्यार है और आम की जो मिठास है, भारतीय जनता पार्टी से सांसद बनने के बावजूद भी आज आप इस कानपुर आम महोत्सव में देखेंगे, इस आम पार्टी में देखेंगे, सभी दलों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी जाति धर्म को भूलकर आम सबको जोड़ने का काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो प्रयास हमारा निरंतर 17 वर्षों से रहा है कि कानपुर के लोगों को जोड़ने का, लोगों के आपस में जो दूरियां हैं, दूरियां मिटाने का काम अगर कोई फल करता है तो वो आम करता है। उसकी मिठास आज इस कानपुर आम महोत्सव में आप सभी लोग देख सकते हैं। गाजियाबाद में अब बिजली विभाग के लिए एक चुनौती पैदा हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने बिजली विभाग का घेराव कर बिजली सप्लाई रोक दी। भारी संख्या में किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली और खाना बनाने का सामान लेकर वहां पहुंच गए और सभी ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया।
किसानों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। किसानों का कहना है कि बिजली विभाग किसानों के खेतों में बिजली का मीटर लगाने पर उतारू है। किसानों का कहना है कि मीटर लगने के बाद किसानों पर बिजली के बिल का बोझ दोगुना हो जाएगा। सबसे पहली वजह तो ये है, जो हमारे ट्यूबवेलों के जो कनेक्शन है उन पे ये मीटर लगाने जा रहे हैं। उस पर मीटर इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं, जो घर का 2 किलोमीटर वार्ड का है, 2 किलोमीटर का वार्ड का है, 2 किलो वार्ड का मीटर लगा हुआ, और वहां लग जाएगा मीटर 7.5 किलो पे, तो 15,000 रुपये बिल पूछ जाएगा। किसान कहाँ से देगा? इसलिए हम इसका विरोध करने आए। रात में ये हमें बिजली नहीं दे रहे, और रात में ये बिजली विभाग जाता है, सीडी लगा के घरों में कूद जाता है, लाइट देते नहीं। किसान परेशान है। ईंख अभी तुमने देखे होंगे, सब सूख गई थी। जब हम बिजली से तराई है तो ये क्यों एसी में बैठे? कोई किसान बिजली से परेशान है तो ये एसी में बैठेंगे? तो सरकार सत्ता में आने से पहले ये कहती है कि हम बिजली फ्री करेंगे किसानों की, उसे फ्री करने के बजाय किसानों पे जबरदस्ती मीटर थोपते जा रहे हैं। तो फ्री कहाँ कर देंगे? कह रहे हैं कि केवाईसी करा लो, मीटर नहीं लगेंगे। कौन कह रहा मीटर नहीं लगेंगे? जब तुम जबरदस्ती केवाईसी करके लगाओगे तो किसान को एक तो फ्री बिजली चाहिए, जो आपने वादा करा। दूसरी चीज ये है, जो गाँव में छतों पे इनके लोग, जिनके विजिलेंस के लोग हैं, चाहे वो इनके लाइनमैन है, जबरदस्ती रातों में घरों में कूद रहे हैं लोगों के, बहन बेटी घरों में है। तो ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। तुम्हें अगर किसी की चोरी पकड़नी है तो उसके गेट पे जाओ, बेल बजाओ, उसकी वीडियोग्राफी करो। तीसरी चीज ये है कि ये जो 2 किलोवाट की जगह 4 किलोवाट, गाँव में ऐसा कौन सा एसी चल रहा किसान के? इनके दफ्तर में सब में एसी है, अधिकारी बैठे नहीं है, फिर भी एसी चल रहे हैं। किसानों की मांगे हैं कि सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है किसानों की, वो है कि मीटर लगाने की ट्यूबवेलों पर तैयारी हो रही है। जब मुख्यमंत्री जी आदेश दे रहे हैं कि जो है बिजली का ट्यूबवेलों का बिल फ्री कर दिया गया है, तो जो है फिर मीटर लगाने की कहाँ से? और संवाददाता सीमा गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सीमा, क्या कुछ ये मामला है? किसानों ने धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है करना? जी विशाल, आपको बता दें कि जो भारतीय किसान यूनियन के जो किसान हैं, उन्होंने कल बिजली विभाग का घेराव किया, और घेराव करने के बाद वो अपना राशन पानी लेकर वहां पहुंच गए। उनका मांग है कि जिस तरह से बिजली विभाग उनके लिए मीटर लगाने के लिए लगातार उतारू है कि मीटर लगाए जाएं उनके खेतों में, तो उसका वो विरोध करने के लिए बिजली विभाग का धरना दे रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर ये सब नहीं रोका जाए तो हम इसी तरह से अनिश्चितकालीन धरना देंगे। और उन्होंने पूरे ही बिजली विभाग की बिजली काट दी, और वहाँ काम में जो है वो बाधाएं उत्पन्न हो गई। तो अभी ये भी कहा जा रहा है कि किसान अपना सामान लेकर के पहुंच गए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के पहुंचे, खाना बनाने का सामान लेकर के पहुंच गए, यानी कि अब लंबा प्रोग्राम है किसानों का वहां पर। तो किसान जिस तरह से वहां पर पहुंचे हैं, बिजली विभाग के दफ्तरों को उन्होंने घेराव किया है और धरना देकर बैठे हुए हैं, तो देखने से प्रतीत यही होता है कि एक लंबा चलने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि गाजियाबाद जो बिजली विभाग है वो किसानों की कितनी मदद कर पाता है। अभी क्या कुछ मांग कर रहे हैं किसान? क्या कह रहे हैं, क्या होना चाहिए उनके पक्ष में? जी विशाल, किसानों का कहना ये है कि शासन में आने से पहले जो कि वादे उनसे किए गए थे कि किसानों के लिए बिजली मुफ्त कराई जाएगी, लेकिन बिजली मुफ्त कराने के बजाय उनके ऊपर जो बिजली विभाग है वो मीटर लगाने के लगातार दबाव बना रहा है, और बिना बताए ही उनको चुपचाप उनके घरों में घुस जाया जाता है। और मीटर की बिजली चेकिंग जो है उसको चेक करने के लिए लोग बिना बताए घरों में घुस जाते हैं। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं, और वो मांग कर रहे हैं कि इन सबको रोका जाए और किसानों के लिए बिजली मुफ्त कराई जाए। बिल्कुल सीमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कानपुर पहुंचे यूपी सरकार के परिवहन मंत्री ने कानपुर सिग्नेचर ग्रीन बस अड्डे का उद्घाटन किया। मंत्री ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए बस अड्डे को चालू करने के निर्देश दिए। वहीं उन्नाव हादसे में सवाल पर मंत्री ने कहा कि अब यूपी में किसी और प्रदेश की अनफिट बसें नहीं चलेंगी। बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक जैसे राज्यों की अनफिट बसें यूपी की सड़कों पर चलती हैं, जिससे हादसे होते हैं। इनके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। वाले हमारे बीच यशस्वी आज सिग्नेचर बस अड्डे का आज से संचालन प्रारंभ हुआ। बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। कानपुर निवासियों के लिए ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, और यहाँ से
देश के हर कोने में बस जाएंगी। अयोध्या, काशी, मथुरा और बाकी दिल्ली और भी बाहर और स्टेटों में भी, हरिद्वार, देहरादून, हर जगह की बसें अब यहाँ जाएंगी। वहाँ से यहाँ बसें आएंगी। यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा इससे जो है आवागमन में बहुत लाभ प्राप्त हो। कन्नौज जिले के ठटिया थाना क्षेत्र में दुष्कर्म पीड़िता ने तेजाब पी लिया है, जिससे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया भी गया है। मामले में सीओ प्रियंका वाजपेयी ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर पीड़िता का बयान दर्ज किया। बताया गया कि घर में अकेले पाकर गांव के ही पड़ोसी युवक ने घर में घुसकर पीड़िता से दुष्कर्म किया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल दिनांक 11 जुलाई को थाना ठटिया पे सूचना प्राप्त हुई थी कि तिरवा मेडिकल कॉलेज में एक लड़की भर्ती है जिसने टॉयलेट क्लीनर किया। तत्काल पुलिस मौके पे गई। इसमें परिवार जन द्वारा जो तहरीर दी गई उसमें बताया गया कि 9 तारीख को गांव के रहने वाले एक युवक प्रदीप और छोटू ने इनकी, जब ये लोग घर पे नहीं थे तो लड़की के साथ दुष्कर्म किया और 10 तारीख को लड़की ने टॉयलेट क्लीनर किया था, जिसको फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया। तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टरों ने जो लड़की की स्थिति सामान्य बताई है, इसमें विधिक कार्रवाई